Hello students, good morning. Today's topic for discussion is anticholinergic drugs. So we will start with introduction of anticholinergic drugs. Anticholinergics नाम से पता लग रहा है. एंटीकोलिनर्जिक्स मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, उनको हम बोलेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का नाम दूसरा क्या है? मस्केरेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स. और इन्हीं ड्रग्स को हम बोल सकते हैं एट्रोपेनिक ड्रग्स या फिर पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स. पैरासिम्पेथोलाइटिक मतलब ऐसे ड्रग्स जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे. ये देखिए, लाइटिक का मतलब होता है किसी की एक्टिविटी को डिक्रीज करना. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या हुए? जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे. अब देखिए, 3 टर्म्स हमने यूज़ की है. पहले हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक ड्रग्स. कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें हम उनको बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स. एसिटाइलकोलिन के बारे में हम पढ़ते हैं. या फिर उन्हीं ड्रग को बोला जाता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक, जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करते हैं. ऐसे ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स. सेकंड हमने टर्म पढ़ी थी एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस. कोलिनेस्ट्रेज, एज जहाँ भी आया मतलब इंजाइम की बात हो रही है. एंटीकोलिनेस्ट्रेज, कोलिनेस्ट्रेज इंजाइम को जो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस. नेक्स्ट, आज जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो टर्म है एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक मीन्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को ड्रग्स ब्लॉक करेगी उनको बोला जाता है एंटीकोलिनर्जिक्स. तो ये तीनों के तीनों टर्म्स डिफरेंट है. एंटीकोलिनेस्ट्रेज और एंटीकोलिनर्जिक दोनों टर्म्स डिफरेंट है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. कहाँ से टर्म को क्लियर करोगे? एंटीकोलिनेस्ट्रेज, कोलिनेस्ट्रेज के बारे में बात हो रही है. कोलिनेस्ट्रेज क्या है? एक एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करता है. उस एंजाइम की बात कर रहे हैं कोलिनेस्ट्रेज में, ठीक है. और यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को इंटेगनाइज करेंगे, उनको हम बोलेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. तो इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है. एंटीकोलिनर्जिक्स का दूसरा नाम क्या है? पैरासिम्पेथोलाइटिक्स. और कोलिनर्जिक ड्रग्स का दूसरा नाम क्या था? पैरासिम्पेथोमिमेटिक्स. तो इनमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है. आपसे पूछा जा सकता है पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग के बारे में लिखो, या पूछा जा सकता है पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन लिखो. तो पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स कौन से हुए? आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन ऑटोनोमिक इफेक्टर्स एंड इन CNS exerted through muscarinic receptors. These drugs are also known as parasympatholatic drugs. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कौन से हुए? जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. और मतलब ये ड्रग्स क्या करेगी? जो आपके मस्केरेनिक रिसेप्टर्स थे उन रिसेप्टर्स को इंटेगनाइज करेगी, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी. ऐसे ड्रग्स को बोला जाएगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. और इनका दूसरा नाम क्या है? पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स. आपका जो बेलाडोना अल्केलॉइड है, बेलाडोना अल्केलॉइड में क्या आता है? आपका एट्रोपिन, और एक आता है आपका होमेट्रोपिन या फिर हायसाइन. एट्रोपिन एंड हायसाइन, ये क्या है? बेलाडोना अल्केलॉइड्स है. इज अ ड्रग ऑफ दिस क्लास इज हाईली सेलेक्टिव फॉर मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी. अगर मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन से ड्रग के अंडर है? एट्रोपिन के अंडर है. और एट्रोपिन क्या है? एक बेलाडोना अल्केलॉइड है. ये आपने कोग्नोसी में पढ़े होंगे. बेलाडोना अल्केलॉइड्स के अंडर आपने एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे कि एट्रोपिन आता है, आपका हायोसाइन आता है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एट्रोपिन की. एट्रोपिन के अंडर ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती है कि वो जो आपका मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स.
क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले आते हैं नेचुरल अल्केलॉइड्स। नेचुरल अल्केलॉइड्स के अंडर ड्रग्स कौन सी है? एट्रोपिन एंड हायसिन। हायसिन को बोला जाता है स्कोपोलामाइन। ये नेचुरल अल्केलॉइड्स है, या फिर इन्हीं को बोला जाता है बेलाडोना अल्केलॉइड्स। ठीक है, नेचुरल अल्केलॉइड्स और बेलाडोना अल्केलॉइड्स के अंडर कौन सी ड्रग्स आएगी आपकी? एट्रोपिन एंड हायसिन। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स कौन से हुए? होमेट्रोपिन, एट्रोपिन मीथोनाइट्रेट, हायसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये दोनों ड्रग्स यूज होते हैं आपके अस्थमा में। अस्थमा में ये दोनों ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में आएंगे होमेट्रोपिन, एट्रोपिन मीथोनाइट्रेट, हायसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्लास है सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड के अंडर आते हैं माइड्रियाटिक्स। माइड्रियाटिक्स क्या हुए? ऐसे ड्रग्स जो प्यूपिल की डायलेशन करवाएंगे, उनको हम बोलते हैं माइड्रियाटिक्स। तो माइड्रियाटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। ये हुए आपके माइड्रियाटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्लास आती है इसमें एंटी सिक्रीटरी, एंटी स्पाज्मोडिक्स। एंटी सिक्रीटरी जो सिक्रीशंस को ब्लॉक करेगी उनको बोलेंगे एंटी सिक्रीटरी। और सेकेंड टर्म क्या यूज हुई है? एंटी स्पाज्मोडिक्स। एंटी स्पाज्मोडिक्स जो स्पाज्म को रिलीफ करेगी, कंट्रैक्शन को रिलीफ करेगी, उनको बोलेंगे हम एंटी स्पाज्मोडिक्स। तो इसमें ड्रग्स कौन कौन से हैं आपके? प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडीनियम, पाइपेंजोलेट मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट डाइसाइक्लोमाइन, वेलिथामेट एंड पायरेंजापीन। ये सारे के सारे ड्रग्स कौन से हैं? एंटी सिक्रीटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स। नेक्स्ट आते हैं वेसिकोसेलेक्टिव्स। वेसिकोसेलेक्टिव्स में कौन कौन सी ड्रग्स है? ऑक्सीब्यूटानिन, फ्लेवोक्सेट एंड टोल्टिरोडीन। ये है आपके वेसिको सिलेक्टिव्स। नेक्स्ट आते हैं एंटी पार्किंसोनियंस। एंटी पार्किंसोनियंस ड्रग्स कौन से हुए? जिनको पार्किंसन डिजीज में यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स में आएंगे ट्राइहेक्सीफेनिडिल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइप्रिडिन। ये सारे के सारे ड्रग्स क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, मतलब मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। जितनी भी ये ड्रग्स हमने पढ़ी है, आपको इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, लर्न करनी है। ठीक है, ये सारे के सारे ड्रग्स किसके अंडर आते हैं? आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंडर, या फिर बोल सकते हैं ऐसे ड्रग्स जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, या फिर हम इनके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे। अब देखिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इन ड्रग्स का कैसा होगा? जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन था उससे बिल्कुल अपोजिट एक्शन होगा आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का। मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स के आपने अगर एक्शन पढ़े हैं, जब आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये कैसे होंगे? एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होंगे, अपोजिट होंगे। इन ड्रग्स का काम क्या है? मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना। हमने कोलिनर्जिक्स पढ़े थे, कोलिनर्जिक्स का काम था मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना। ठीक है, दोनों तो फिर कैसे होंगे? इनके जो एक्शंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे? एक दूसरे के अगेंस्ट रहेंगे। जो आपके कोलिनर्जिक के एक्शन थे उसके बिल्कुल अपोजिट आपके एंटी कोलिनर्जिक्स के एक्शन रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम, जो एट्रोपिन है वो क्या करता है? जितने भी मस्केरेनिक रिसेप्टर्स के सब टाइप्स हैं उन सारे सब टाइप्स को ये ड्रग्स ब्लॉक करती है। तो सबसे पहले हम एक्शन पढ़ते हैं, एक्शन ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या एक्शन रहेगा एट्रोपिन का, या फिर जो बाकी के ड्रग्स हैं। मेनली आपसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन एट्रोपिन का पूछा जाएगा। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, ऑलमोस्ट जितने भी ड्रग्स हैं सबका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात कर रहे हैं। जो आपके बेलाडोना अल्केलॉइड्स हैं उनके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, CNS पे क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहेगा? जो आपका एट्रोपिन है वो क्या करता है? CNS को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेटरी एक्शन रहेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। दिस इफेक्ट्स आर नॉट अप्रिशिएबल एट लो डोजेस बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू द ब्रेन।
अब जो ये CNS स्टिमुलेंट एक्शन है एट्रोपिन का, ये लो डोज पे नहीं आएगा। लो डोज पे क्यों नहीं आएगा? कोई भी ड्रग है उसको अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दिखानी है तो सबसे पहले ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो एट्रोपिन होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है लो डोजेस पे, तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। बट जब हम हाई डोज देंगे एट्रोपिन का तो क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो जाएगा और एट्रोपिन जो है वो क्या करेगा, CNS को स्टिमुलेट करेगा। और दूसरा बात करें हायसिन की, हायसिन प्रोड्यूसेस सेंट्रल इफेक्ट्स डिप्रेसेंट एट लो डोजेस। जो हायसिन है, हायसिन का CNS पे क्या इफेक्ट रहेगा, डिप्रेसेंट एक्शन, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा। और लो डोजेस पे भी हायसिन जो है वो CNS को डिप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए एट्रोपिन जो है वो हार्ट पे क्या कॉज करता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है। इट इज़ ड्यू टू द ब्लॉकेड ऑफ M2 रिसेप्टर्स ऑन SA नोड। जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, जब हम एट्रोपिन देते हैं, एट्रोपिन क्या करेगा, आपका जो हार्ट है, हार्ट में जो SA नोड है उस पर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, M2 रिसेप्टर्स। ये ड्रग्स क्या करेगी, M2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करेगी और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। अगर ब्लॉक करेगी तो जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, टैकीकार्डिया। अब हम कोलिनर्जिक्स से अगर कंपेयर करें तो कोलिनर्जिक्स में क्या था, हार्ट पे इफेक्ट था ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट को स्लो डाउन कर रहा था। यहाँ पे क्या इफेक्ट है, टैकीकार्डिया, स्टिमुलेट करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। तो देखिए यहाँ पे जो एक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट आए, मस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है तो मतलब ये क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। ब्रेडिकार्डिया का अपोजिट क्या होता है, टैकीकार्डिया। तो जो कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट रहेगा आपका एट्रोपिन का वो क्या रहेगा, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट इज आई। आई पे यहाँ पे क्या होगी, माइड्रियासिस। कोलिनर्जिक्स में क्या था, आई पे मायोसिस कॉज करता था, मतलब कंस्ट्रिक्ट करता था सीलियरी मसल्स को आइज की। और यहाँ पे क्या है, एट्रोपिन का क्या इफेक्ट रहेगा, एट्रोपिन क्या करवा रहा है, माइड्रियासिस कॉज करवा रहा है। माइड्रियासिस इज डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई। सेकेंड, एबुलिशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्स एंड साइक्लोप्लेजिया लास्टिंग फॉर 7 to 10 days। साइक्लोप्लेजिया, जब आइज की जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा तो क्या होगा, जो फोटोफोबिया रहता है, मतलब लाइट जब पड़ेगी तो उससे थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्स सेक्शन आएगा, डर सा लगेगा, साइक्लोप्लेजिया कॉज करेगा। जो 7 to या फिर फोटोफोबिया भी बोल सकते हो, फोटोफोबिया हो जाता है अगर साइक्लोप्लेजिया होगा, दैट रिजल्ट इन द फोटोफोबिया एंड ब्लरिंग ऑफ नियर विजन। नियर विजन में थोड़ा सा ब्लरिंग आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एट्रोपिन का इफेक्ट है आपका आई के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स पे आपके M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स पे क्या आएगा, जब ये ड्रग्स M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। एट्रोपिन M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ ऑल विस्ट्रल स्मूथ मसल्स। जितने भी स्मूथ मसल्स हैं वो सब के सब पे क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले जो स्टमक और इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो कंट्रैक्शन होती है उसको ये क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। पैसेज ऑफ काइम इज स्लोड विच विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। अब अगर कंट्रैक्शन स्टमक और इंटेस्टाइन में कंट्रैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, हमने जो फूड खाया वो ज़्यादा देर तक रहेगा, जो पैसेज ऑफ काइम है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, रिलैक्सेशन है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन आपका कहाँ आएगा, अगर आप साइड इफ़ेक्ट लिखोगे, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इन ड्रग के लिखने को, तो आप लिख सकते हो कि अगर हम ये ड्रग्स देते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। ये एडिशनल हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके एयरवेज है, मतलब ब्रोंकाई की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये क्या करेगा, जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज करेगा, मतलब ब्रोंको डायलेशन होगी। तो जो ये ड्रग्स है ये अस्थमा और COPD के लिए भी यूज़फुल है। COPD इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़,
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जहाँ पे क्या होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, मतलब जो ब्रेथ है उसमें शॉर्टलेसनेस होगी और चेस्ट में बहुत सी ऐसे टाइटनेस सी फील होगी और कफ वाली कंडीशन होगी, तो उसको हम बोलते हैं COPD। और अस्थमा में भी ये ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। आपके जो इप्राट्रोपियम और टायट्रोपियम ब्रोमाइड है उनको हम इस कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोलिनर्जिक ड्रग्स की, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या कर रही थी, अस्थमा और COPD को और ज़्यादा वर्स कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, कंट्रैक्शन हो रहा था ब्रोंकाई का, और ये एट्रोपिन क्या करेगा, ब्रोंकाई पे डायलेशन करेगा, क्योंकि स्मूथ मसल्स की ये रिलैक्सेशन करवा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्शन किस पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर को भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और यूरिनरी रिटेंशन कैन अकर इन ओल्डर मेल्स विद प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, मतलब जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इनलार्जमेंट हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है इन पेशेंट्स विद प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट इज ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट होगा, ग्लैंड्स पे रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होंगे, मस्करेनिक M3 रिसेप्टर्स। तो जो एट्रोपिन है वो क्या करेगा, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो जितने भी सिक्रीशंस होंगे उनको डिक्रीज करेगा। जो आपकी स्वेटिंग है, सेलाइवेशन है, जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस है, लैक्रिमल सिक्रीशंस है, ये सारे के सारे सिक्रीशंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को ये ड्रग्स क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जो आपका हाइपोथैलेमस है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये ड्रग्स क्या करेगी, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगी। अब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा हमने बोला कि जो ये ड्रग्स होती है ये क्या करती है, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उन सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती है। अब अगर हमें स्वेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब गर्मी लगती है तो क्या होता है, हमें स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से क्या होता है, बिल्कुल हमें कोल्ड सी सेंसेशंस आती है। जितना ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो थोड़ी देर में हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, एक होम्योस्टेटिक कंडीशन में लेके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब हाइपोथैलेमस ही स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देगा जब हम हाई डोज देंगे। और दूसरा, ये ड्रग स्वेटिंग को डिक्रीज कर रही है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट इज लोकल एनेस्थेटिक। जो एट्रोपिन है वो उसका माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन भी रहता है आपका कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, तो एज एन लोकल एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यूजेस कहाँ कहाँ हैं। अब थोड़ा सा अगर आप क्लासिफिकेशन को देखोगे तो यहाँ से आपको यूजेस इसके थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन से यूजेस क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से यूज़ हो क्या होगा, एज एन माइड्रियाटिक भी ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन से क्लियर हो रहा है कौन कौन से ड्रग है, ये दोनों आपके ड्रग्स हैं, तो एज एन माइड्रियाटिक इन ड्रग्स को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये वाली क्लास, तो ये क्या है, ये यूजेस में आ जाएगा कि ये ड्रग्स जो है ये एंटी सिक्रीटरी भी है और एंटी स्पाज्मोडिक भी है। जो सिक्रीशंस हैं उनको भी डिक्रीज करेगा। जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि सिक्रीशंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक्स भी ये ड्रग्स यूज़ हो सकती है। देन ये देखिए यहाँ पे एंटी पार्किंसोनियन है, तो यहाँ से ये टर्म क्लियर हो जाएगी कि ये ड्रग्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पार्किंसन डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूजेस हो गए। अब यूजेस वन बाय वन हम देखते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड एज एंटी सिक्रीटरी कहाँ पे हमें सिक्रीशंस को कम करना है, पेप्टिक अल्सर के केस में, तो इन ड्रग्स को पेप्टिक अल्सर में यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को ये क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। टू रिड्यूस नाइट स्वेट इन पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में जो नाइट में स्वेटिंग होती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये ड्रग्स हम दे सकते हैं। नेक्स्ट यूज इज एंटी स्पाज्मोडिक टू रिलैक्स द स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल इन इंटेस्टाइन, यूरिनरी एंड बिलियरी ट्रैक्ट्स। स्पाज्मोडिक एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन है तो स्पाज्म को ये रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट, एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन
प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये क्या कर रही है, सलाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रीशंस को डिक्रीज कर रही है, इसलिए हम इनको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। देन ऑप्थेल्मिक यूज़ इन फंडोस्कोपी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आई एज एन माइड्रियाटिक यूज़ कर सकते हैं हम इन ड्रग्स को। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, हमने जब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा था तो हमने क्या बोला, ब्रोंको डायलेशन कॉज करती है ये ड्रग। जब ये मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी तो क्या करवाएगी, ब्रोंको डायलेशन करवाएगी। अगर ब्रोंको डायलेशन होगा तो ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस COPD में भी ये ड्रग्स यूज़ हो सकती है। एग्जाम्पल्स आर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। एज कार्डियक वेगोलाइटिक, एज कार्डियक वेगोलाइटिक, लाइटिक मतलब ऐसे ड्रग्स जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं एंड ब्लॉक करते हैं वेगस नर्व का एक्शन ऑन दी हार्ट। वेगोलाइटिक, वेगस नर्व का जो एक्टिविटी रहेगा हार्ट पे उसको भी ये ड्रग्स ब्लॉक करती है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं वेगोलाइटिक। तो जो एट्रोपिन है इट इज़ यूजफुल इन काउंटरएक्टिंग साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इन ड्रग्स का क्या काम है, टैकीकार्डिया कॉज करवा रही है। अब टैकीकार्डिया कॉज करवा रही है तो अगर किसी पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया है मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है तो वहाँ पे अगर हम एट्रोपिन देते हैं तो वो क्या करवाएगा, कंट्रैक्शन करवाएगा। और एट्रोपिन का काम क्या है, टैकीकार्डिया करवाना है, ठीक है। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट डाउन है, तो हम अगर ये ड्रग्स देंगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन डिजीज़ में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जा सकते हैं। मोशन सिकनेस, जो आपका हायसिन है, हायसिन बहुत इफेक्टिव ड्रग है मोशन सिकनेस के लिए। मोशन सिकनेस क्या होता है, जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो कैसे फीलिंग आती है, डिजीनेस सी, नोजिया सी फीलिंग आती है, तो उस कंडीशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं कौन सी ड्रग, आपकी हायसिन। नेक्स्ट, यूज्ड इन नॉक्ट्यूर्नल एन्यूरेसिस, दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन नॉक्ट्यूर्नल एन्यूरेसिस मतलब जो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होती है नाइट में। कुछ बच्चे होते हैं जो बेड वेटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी हम दे सकते हैं ये ड्रग्स को। क्यों, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करवा रही है, यूरिन को रिटेन करवाती है, यूरिन की रिटेंशन करवाती है। तो जो स्लीप टाइम पे, बेड टाइम पे नाइट में बेड वेटिंग करते हैं तो अगर हम उनको भी ये ड्रग्स देते हैं तो वो क्या होगा, तो बेड वेटिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कर रही है, यूरिनरी रिटेंशन करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हमने पढ़े थे कॉलिनर्जिक ड्रग्स के अंडर, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस ड्रग्स से अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस अगर पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ पे हम एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कि अगर ये हो जाए तो हम एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्यों देते हैं, क्योंकि ये मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड को जो भी पॉइजनिंग होगी उसको ट्रीट करेगा। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए साइड इफ़ेक्ट्स आपके कहाँ से क्लियर होंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन से। फार्माकोलॉजिकल एक्शन से हम साइड इफ़ेक्ट्स कैसे क्लियर करेंगे, ये देखिए सबसे पहला क्या है, टैकीकार्डिया। अगर हम ये ड्रग्स देते हैं तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है ड्रग्स, ये क्या हो गया, ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो गया। देन फोटोफोबिया, आई पे फोटोफोबिया कॉज करता है, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन कॉज करता है। ये सारे क्या है, इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड इंटेस्टाइन थर्स्ट, ड्राइनेस ऑफ, अगर हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगी, माउथ में ड्राइनेस कॉज करेगी, तो ये क्या हो गया, एक साइड इफ़ेक्ट हो गया ड्रग का। ब्लरिंग ऑफ विजन, आई पे इफेक्ट है इसका, माइड्रियासिस कॉज करता है, साथ के साथ में क्या होता है, फोटोफोबिया एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये क्या आ गया, साइड इफेक्ट आ गया इन ड्रग का। यूरिनरी रिटेंशन, अब यूरिनरी रिटेंशन भी ये ड्रग्स कॉज करती है, तो यूरिनरी रिटेंशन भी एक उससे क्या आ गया, साइड इफेक्ट के अंडर आ गया। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया
भी कॉज करते हैं ये ड्रग्स। मतलब अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, वो भी तो ठीक नहीं है। अगर किसी पेशेंट को हम ये ड्रग्स देते हैं तो वहाँ पे उनमें क्या होगा, टैकीकार्डिया के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। क्यों, रिलैक्सेशन हो जाएगा, पूरा जो भी इंटेस्टाइनल मसल्स हैं वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये क्या है, ये भी एक साइड इफेक्ट हो गया इन ड्रग का। देन हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया मीन्स इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब फीवर वाली कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपरपायरेक्सिया। तो हाइपरपायरेक्सिया भी क्या है, एक साइड इफेक्ट है इन ड्रग्स को यूज़ करने का। नेक्स्ट इज बेलाडोना पॉइजनिंग। अब हम बात करते हैं इन ड्रग्स के साथ पॉइजनिंग जो होती है उसके बारे में। तो बेलाडोना पॉइजनिंग कॉजेज क्या हो सकते हैं, ओवरडोजिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्ट्यूर्नल एन्यूरेसिस। ओवरडोज ले लिया किसी ने ड्रग का तो बेलाडोना पॉइजनिंग हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ बेलाडोना प्लास्टर ओवर लार्ज denuded surfaces may produce systemic absorption leading to intoxication। अगर आपने प्लास्टर्स पढ़े थे तो बेलाडोना प्लास्टर्स के बारे में भी पढ़ा होगा आपने आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के सब्जेक्ट में। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन हो गया इसका सरफेस पे तो वो क्या करेगा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। देन इंजेक्शन ऑफ लीव्स और सीड्स। अगर जो भी प्लांट है, बेलाडोना प्लांट है, अगर उनके हम सीड्स या फिर लीव्स को इंजेस्ट करें तो उसकी वजह से भी पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो लीथल डोजेस कितने हैं इनके, 10 to 20 mg रहेगा चिल्ड्रन में और अडल्ट में रहेगा 80 to 130 mg। सिम्टम्स क्या आएंगे, अगर किसी पेशेंट में बेलाडोना से पॉइजनिंग होता है, किसी पर्सन को बेलाडोना पॉइजनिंग होता है तो उसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, जो हमने साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े थे वो सिम्टम्स आएंगे। देखो, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, माइड्रियसिस, ब्लरिंग विजन, फोटोफोबिया, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपरपायरेक्सिया, मीनिया एंड डिलीरियम। तो ये क्या है, साइड इफ़ेक्ट है, सिम्टम्स हैं बेलाडोना पॉइजनिंग के। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, एड ड्रॉप ऑफ पेशेंट्स यूरिन इन कैट्स आई, डायलेशन ऑफ प्यूपिल कन्फर्म बेलाडोना पॉइजनिंग। ये एक डायग्नोस्टिक मेथड है। ठीक है, अगर हम एनिमल पे यूज़ करते हैं, कैट्स हम यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, उसमें कैट में जब ड्रॉप हम पेशेंट के यूरिन की डालेंगे कैट्स की आईज़ में तो क्या होगा, जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि बेलाडोना पॉइजनिंग हुई है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट हम देंगे आपके सिम्टोमेटिक, जो सिम्टम्स को रिलीफ करे, ऐसे ट्रीटमेंट्स पहले हम देखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इफ़ पॉइजनिंग इज़ बाय माउथ टू रिमूव द पॉइजन गैस्ट्रिक लिवेज इज़ एडवाइज्ड। मतलब जो भी GIT है, GIT को खाली करो, वॉमिट आउट करवाओ ड्रग को, तो उससे जो पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। पेशेंट को किसी डार्क रूम में रखो। डार्क रूम में क्यों, क्योंकि फोटोफोबिया होता है, लाइट से फोबिया हो जाता है, तो पेशेंट को डार्क रूम में रखो। कैथेराइजेशन इज एडवाइज्ड एज रेमेडी फॉर यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन होती है तो यूरिन जो आपका रिटेन ना करे, वैसे हम देखेंगे कि यूरिन जो है वो रिटेन ना करे। टू ट्रीट पायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, सिम्टम्स है ये, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, जो आइस कोल्ड बैग्स है वो हम पेशेंट पे रख सकते हैं, स्पॉन्जीज रख सकते हैं। ठीक है, स्पंज से हम जो भी है थोड़ा सा उसकी बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। इफ़ रेस्पिरेशन इज़ सीवियरली हैम्पर्ड, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज़ एडवाइज्ड। आर्टिफिशियल ब्रीथ हम दे सकते हैं, रेस्पिरेशन हम दे सकते हैं पेशेंट को अगर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। टू ट्रीट डिलीरियम एंड रेस्टलेसनेस, डायज़ेपाम इज़ एडवाइज्ड। डायज़ेपाम एक ड्रग है, वो ड्रग भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, रेस्टलेसनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम डायज़ेपाम दे सकते हैं। ठीक है, वैसे जो ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं हम बेलाडोना पॉइजनिंग में, या फिर एट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग होती है तो हम उसमें जो ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं वो है आपका फाइजोस्टिगमीन। फाइजोस्टिगमीन हमने पढ़ी थी, एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग। ये ड्रग क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होने देगी, और जो एसिटाइल
कॉलिनर्जिक एक्शन है उनको इंक्रीज कर देगी। तो जो ये एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो हम फाइजोस्टिग्मीन एज एन एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ बेलाडोना पॉइजनिंग। ठीक है, ये हो गया बेलाडोना पॉइजनिंग का। नेक्स्ट है एट्रोपिन सब्सटीट्यूट्स आर मेनली यूज्ड इन आई। एट्रोपिन इज़ रेयरली यूज्ड इन आई एग्जामिनेशन। रेयरली यूज़ किया जाता है बिकॉज इसका जो एक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं रहता है एट्रोपिन का, इसलिए इसको रेयरली यूज़ करते हैं। या फिर जो एक्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे रहेगा एंड एलर्जिक सिम्टम्स आने के चांसेस इसके साथ ज़्यादा होंगे। मे प्रूव टू बी एलर्जिक, ये एलर्जिक हो सकता है। हेंस इसलिए इन कंडीशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन सब्स्टिट्यूएंट्स यूज़ करते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूट्स जो भी हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन के, उनका क्या एडवांटेज है? सबसे पहला है सेलेक्टिव माइड्रिएटिक एंड साइक्लोप्लेजिक एक्शन रहता है। जो एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनका सेलेक्टिव माइड्रिएटिक एंड साइक्लोप्लेजिक एक्शन रहता है, इसलिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरा क्या एडवांटेज है, जो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो शॉर्ट होता है। एट्रोपिन के कंपैरेटिवली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट रहेगा। और हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन में एट्रोपिन से टॉलरेंस हुई है वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं आपके, होमेट्रोपिन हो गया, यूकेट्रोपिन हो गया या फिर साइक्लोपेंटोलेट हो गया। ये आपके ड्रग्स है जिनको हम एज एन सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइज़ के ऊपर। तो ये हो गए हमारे एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।